वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और हमारे चैनल ओनली करंट अफेयर्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप लोग जो है स्टार्ट करेंगे 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को। आप सभी ने जो टीचर्स डे पे जो मुझे शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो आज हम लोग क्लास करेंगे वो 6 सितंबर और 5 सितंबर के मिला के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ आप लोग बने रहिए, डेली फॉलो करना है। अगर आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में चाहते हो कि आप सभी लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स के मामले में कोई दिक्कत ना है। अभी अगर आप लोगों ने देखा हो तो संडे को ही सीडीएस का एग्जाम हुआ था। सीडीएस के एग्जाम में संडे को बहुत सारे करंट अफेयर्स इसी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ से देखे गए थे। तो अगर आप वो पेपर भी सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर कितने जरूरी है। अभी यूपीएससी ने सीडीएस का एग्जाम लिया है, 20 क्वेश्चंस पूछे हैं करंट अफेयर के। 20 से भी ज्यादा ही थे मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक याद आ रहे हैं 20 थे, वो कुछ 21-22 भी हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स फॉलो करना अपनी मेरिट लिस्ट में आगे लाने के लिए, नाम बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिए गए आपके पास नंबर्स है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप जो भी पेड पीडीएफ है उसको ले सकते हो, डेली की पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। वही ये डेली 1 बजे पीडीएफ जो है वो लेक्चर अपलोड हो जाता है। ये टेलीग्राम का हमारा लिंक है, इस नंबर पे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिल जाए। बाकी आज के हमारे जो आर्टिकल्स रहेंगे वो फर्स्ट आर्टिकल है फ्लड प्लेन जोनेशन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि टीचर्स डे था इनके बर्थडे पर। भारत और बांग्लादेश के संबंध, राजमाश और सिलाई शहद, आदित्य L1 और अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर का प्रबंधन कैसे होगा। आपको याद है मैंने फर्स्ट जो है वो बताया था कि जो जोन करना है पंजाब के फ्लड्स के ऊपर, ये मैंने आपको बताया था। सेम वही आर्टिकल है आज का भी, एक बार इसको भी रीड कर लीजिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में अपने 4 सितंबर वाले इसको एक्सप्लेन किया था कि फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, जो पंजाब में आज के टाइम पे बहुत फ्लड्स बढ़ गए हैं, उन फ्लड्स को रोकने के लिए पंजाब की सरकार जोनिंग कर रही है। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या होता है, जो फ्लड जहां पे रिवर का पानी उफान पे आ जाता है, उस उफान के आसपास का जो इलाका होता है, नदी से सटा हुआ जो भी क्षेत्र होता है, उसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। असल में ये फ्लड प्लेन की जो डेफिनेशन हमें 1975 में दी गई थी, और ये बोला गया था कि वाटर चैनल, फ्लड चैनल वो एरिया है जो कि जहाँ पे नदी का उफान ज्यादा होता है और जो बिल्कुल संवेदनशील इलाका होता है, जहाँ पे बाढ़ आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, उसे कहते हैं हम फ्लड प्लेन्स। तो इनके लिए हम अलग से जो है अगर इनकी अच्छी कंस्ट्रक्शन कराएं तो, या फिर इनको थोड़ा ऊंचाई पे बनाएं, तो ये पूरा पूरा चांस है कि उस इलाके में हमें नेचुरल डिफेंस मिल जाएगा, आगे आने वाले बाढ़ के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए, एग्रीकल्चर के लैंड को फर्टाइल रखने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे जोनिंग करने का शुरुआत कर रहे हैं। फ्लड प्लेन के अंदर अगर जोनिंग हो जाती है तो उसमें जो भी फ्लड हो आता है उस एरिया में, उसको जोन वाइज डिवाइड डिवाइड करके, डिमार्केट करके। डिमार्केशन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है वहां पर क्या करना, सीमांकन तय करना कि ये इस एरिया है, ये वाला एरिया है, तो सीमाएं तय करेंगे। और वो सीमाएं जो कि वहां पे फ्लड से जितना भी वहां पे टकरा रहे हैं, वहां का जो भी परिणाम होता है, उससे आप बचना शुरू कर दोगे। आप ये देख लोगे कि भाई इस इलाके में इतनी कंस्ट्रक्शन जरूरी है, आपने जोन बना दिए हैं, इस इलाके में इतनी कंस्ट्रक्शन जरूरी है। अगर यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई फ्लड आता है तो उसको हम ऐसे रोक सकते हैं, जब भी वास्तविकता में बाढ़ आती है तो वहां पे जितनी भी क्षति होती है, जो तो भी क्षतिग्रस्त होता है, उसको हम बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। अभी तक ये फ्लड जोनिंग सिर्फ राजस्थान और उत्तराखंड ने की है, बाकी हिमाचल और पंजाब को ये करने की बेहद जरूरी है, ताकि आसपास के रिवर का जो पानी है वो पानी एक एक कंट्रोल में आ जाए। जोन कर दो कि इतना ही पानी वहां पे आएगा और उस इलाके में इतनी ही डेवलपमेंट कर सकते हो। वहां पे आप खुदाई कर रहे हो, वहां पे आप जो है रास्ते बना रहे हो, वहां पे कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब नहीं होगा।
ये सब इसीलिए करते हैं ताकि नुकसान जो है वो अगर कभी बाढ़ आती है तो कम से कम नुकसान हो, उसको मेंटेनेंस करना आसान हो जाए, स्थानीय निवासी भी वहां पे कर सके। और ये सारा काम जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट खुद से कर सकती है। ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसके लिए 1975 में मॉडल बिल भी लेकर के आया गया था, वहां पे सर्वे करना, जोन करने के लिए वहां पे अथॉरिटीज लेकर के आना, और ऐसे हमें पूरा डिजाइन तैयार करना एनडीएमए द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह एक दिशा निर्देश तैयार करना कि वहां पे आसपास कुछ भी अगर होता है तो वो 100 साल की आवृत्ति तक अपने आप को संभाल सकता है। वहां पे हॉस्पिटल बना है, रेलवे स्टेशन बना है, तो 100 साल तक वो कहीं नहीं जाए। और वहां पे उसके 500 मीटर के दायरे में कहीं पर भी कोई निर्माण का कार्य नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी पॉइंट है ये, तो बहुत ही एक अच्छी सोच है कि उसके आसपास के 500 मीटर के दायरे में कुछ नहीं होना चाहिए, कि नदी का उफान बढ़ते बढ़ते कब आगे आ जाएगा, 500 मीटर कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, अभी फिर से समझाया, इसको दिमाग में रखिएगा। ऐसे हमारा सेकंड आर्टिकल आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर, बिकॉज सर्वपल्ली राधाकृष्णन वही व्यक्तित्व है इनका जिनके बर्थडे पर हम लोग टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे, जिनका जन्म थिराविलूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। 1918 में ये प्रोफेसर बने, मैसूर में ही। मैसूर आज के समय का कर्नाटका है। इन्होंने फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत मानते थे, इसलिए उनके नाम पर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर पर एक बुक भी लिखी। उसके बाद 1921 में किंग जॉर्ज 5 के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में एडमिशन लेते हैं। फिर इनको मैनचेस्टर कॉलेज में बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए। बाकी आगे चल के वो लेक्चर पब्लिश भी होता है। इन्होंने जो है आगे चल के स्कूल्स कॉलेजेस में भी जाके अपना खूब नाम किया है। इनके जितने भी फिलॉसफी थी वो वेदांता पे आधारित थी और पश्चिमी आलोचना के विरुद्ध धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू पहचान के रूप में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और ये साथ ही साथ बहुत ज्यादा अद्वैत वेदांता को, या आप कह लीजिए वेदांता को सबसे ऊपर रखते हैं। तो वेदांता की फिलॉसफी को मानने वाले ये एक व्यक्तित्व है। अगर इनके बारे में कभी भी सवाल आता है तो वेदांता शब्द लिखा आ सकता है, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनको जो है भारत का यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, ये वहां पर भी जो है रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में उपराष्ट्रपति बने थे पहले, और उसके बाद दूसरे भारत के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। और भी बहुत सारे काम मैंने आपको इनके बता ही दिए हैं। और जब ये राष्ट्रपति थे तब उस समय वाइस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने अद्वैत वेदांता को बहुत ज्यादा फोकस किया है। इनको भारत रत्न भी मिला है, इनको रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला है, और इन्हीं के बर्थडे पे हम टीचर्स डे को भी मनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत ज्यादा फोकस में थे। ठीक है, इन्होंने वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 30 है वो इन्हीं की वजह से ऐड हुआ है, जहाँ पे ये लिखा है कि हर एक माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापना करने का अधिकार है। ये इन्हीं की वजह से ऐड हुआ था। इनके हिसाब से टीचर्स जो है वो हर एक का यहाँ पर माइंड शेपिंग करते हैं और वही आगे बच्चों को बढ़ने में बढ़ावा देते हैं। बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आप सभी के नजरों में किस टीचर का क्या योगदान रहा है? एक छोटा सा ट्रिब्यूट आप कमेंट बॉक्स में उस टीचर को जरूर दीजिएगा। चाहे तो आप उस टीचर को वो स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, चाहे तो आप उन टीचर को टैग करिएगा, या जैसा भी आपकी इच्छा हो मेंशन करिएगा। लेकिन टीचर को आप क्या ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, अपने मन की बात आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस टीचर ने आपके जीवन में क्या कभी इम्पैक्ट डाला है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है आपके जीवन में, बताइएगा। आप नॉस्टैल्जिया में जाइए और सोचिए कि किस टीचर का आपका क्या इम्पैक्ट रहा है। मैं खुद उन कमेंट्स को पढ़ के बिल्कुल रिप्लाई दूंगी सभी लोगों को, ताकि आप लोगों को की जो स्टोरी है वो भी मेरे तक पहुंचे। तो आप सभी लोग मुझे जरूर इस बारे में बताइएगा। आगे भारत रत्न जो है उन्होंने, उनको यहाँ पर मिला था टेम्पल्टन अवार्ड, वो भी दिया गया था। तो ये इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी, बायोग्राफी पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
अगला आता है इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि अभी ढाका में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस डायलॉग यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। और ये मीटिंग बहुत छोटे लेवल की नहीं थी। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर दोनों की ये मीटिंग थी, जिसमें इन्होंने डिफेंस की कोऑपरेशन के ऊपर बात करी। आपको पता है इंडिया बांग्लादेश की आजादी में इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है। बांग्लादेश 1971 में पहले ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, फिर बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में इंडिया ने योगदान देके 16 दिसंबर 1931 को बांग्लादेश को आजादी दिलवाई है। और बांग्लादेश की आजादी को पहचान देने वाला सबसे पहला राज्य, सबसे पहला देश भारत था। और भारत में उस समय इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस पूरे के पूरे वॉर को अंजाम देके भारत को जीत दिलवाई और बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। बांग्लादेश की आजादी में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा नाम कहा जाता है, जो है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है, इन्हीं की पुत्री, इन्हीं की डॉटर शेख हसीना आज के समय की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी। डिफेंस कोऑपरेशन जो है यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि डिफेंस के मामले में इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट होती है, जैसे कि आपने सुना होगा बोंगो सागर, ये नेवी एक्सरसाइज है। संप्रीति, ये भी एक्सरसाइज हम करते हैं इनके साथ। एक्सरसाइज मिलान, ये कुछ एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। तो इंडिया बांग्लादेश के अभी तक जितने भी इनिशिएटिव चले हैं, उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, वो भी चेक करने के लिए इस मीटिंग को रखा गया है। और दोनों ने यहाँ पर बताया है कि भाई हम किस तरीके से जो यहाँ पर सीमा पर जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और पॉजिटिवली हम कैसे बढ़ सकते हैं, बायलैटरल एक्सरसाइजेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और ये बड़ी भी है बिल्कुल, मैंने आपको 3 नाम बताए हैं। पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे होना चाहिए। डिफेंस के रिलेशन जो है वो हमेशा से, जब से बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन वाला रहा है, तब से ये चीज चलती आ रही है। 1971 से लेकर के आज तक 50 साल से ज्यादा, करीब 52 साल से ज्यादा हो चुके हैं दोनों देशों के संबंधों को। तो यहाँ पर दोनों देश अपने बहुत सालों से एक अच्छा सा, एक बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज का मैंने एग्जांपल दिया है, संप्रीति। संप्रीति जिसका 10वां एडिशन जशोर मिलिट्री स्टेशन पे कंप्लीट किया जा चुका है। तो अगर कभी भी दोनों को मानवीय सहायता चाहिए होती है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाने होते हैं, दोनों को एक दूसरे का देश का दौरा करना होता है, अभ्यास करने होते हैं, तो ये सारी चीजें दोनों देश एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं। इसमें दोनों आर्मी आती है, दोनों अपने टेक्निक्स को शेयर करती है, दोनों मॉक प्रैक्टिसेस करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और ये जानते हैं कि एक दूसरे की कंट्री से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें कंट्रीज के बीच में हो सकती हैं जो यहाँ पर सीखी जा सकती है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जो है एक दूसरे के डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए अगर दो देशों के बीच में कोई रिलीफ का प्रोग्राम है, मान लो वहां पे कोई बाढ़ आ गई या इंडिया में आ गई, तो दोनों एक दूसरे को सहूलियत देंगे, अनुभव को साझा, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया ने बांग्लादेश को कई बार जो है लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, 500 मिलियन का दिया है, 500 मिलियन डॉलर का। उसके बाद 18 नई मोटार्स भी हमने उनको दिया आर्मी टू आर्मी कोऑपरेशन में। तो इंडिया ने बांग्लादेश को आज तक काफी सारी मदद दी है, चाहे वहां पे डैम्स बनाने हो, चाहे वहां पर कोविड के समय फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई करनी हो। तो ये सारी चीजें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई बार की गई हैं। तो डिफेंस की कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, तो कंट्रीज के बीच में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और आगे आने वाले समय में ये उम्मीद की जाती है हमेशा ही दो देशों के बीच में कि हमारे और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 28 अगस्त को इनकी मीटिंग हुई है, 2023 28 अगस्त को, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि मीटिंग के रिजल्ट अभी आया है, ठीक है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है श्री गिरिधर अरामने, वो 2 दिन की विजिट 27 और 28 को पहुंचे थे बांग्लादेश के ढाका। और वहां पर उनके लेफ्टिनेंट जनरल वकार उस जमान, जो कि वहां के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी हैं, वो वहां पे गए थे। तो दोनों के बीच में मीटिंग हुई, दोनों के बीच में सेटिस्फेक्शन की बातें टर्म एक्सचेंज करी और डिस्कशन वगैरह करा। और डिस्कशन के अंदर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को क्या क्या चीजें बात करनी है। यही बात हुई है बेसिकली। अगर हाईलाइट बताऊं तो मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे, और हम लोग जो है दोनों कंट्री पीस कीपिंग पे बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। और बांग्लादेश ने भी इंडिया के जो एफर्ट्स है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग में काफी ज्यादा यहाँ पर सराहना दी है उनकी। तो इंडिया की जो पीस कीपिंग में काफी बड़ा योगदान है, वो यहाँ पर काफी सराहना के रूप में दिया गया है, ठीक है भाई। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, पूछे जाते हैं। अगला आएगा भाई कि राजमाश और सुलैहनी को
शहद को जीआई टैग जो है अभी हाल फिलहाल में मिला है। राजमाश जो है ये कहाँ का बिलोंग करता है? जम्मू कश्मीर का भादरवा। भादरवा में जो है ये, और रामबन में, रामबन जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में, भादरवा भी एक जगह का नाम है जम्मू में। वहां की राजमाश एक वो होते हैं लाल राजमा, उसे राजमाश कहते हैं, लाल कलर के राजमा होते हैं ना वो। और रामबन एक जगह है जम्मू कश्मीर में जहाँ की सुलाई शहर, इन दोनों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला। इसके बाद जो है ऐसे भी है कि जीआई टैग्स जम्मू कश्मीर को बहुत सारे मिल चुके हैं, जैसे वहां का केसर, वहां का मशरूम, वहां की वुड प्लेटेड कारीगरी, इन सबको जीआई टैग मिल चुके हैं। अब नए फिलहाल 2 जीआई टैग और दिए गए हैं। भादरवाह का जो राजमाश है, वो जो राजमा है वहां का, वो राजमा डोडा जम्मू में काफी ज्यादा किया जाता है, भादरवाह के पास ही पड़ता है चिंता वैली में। बहुत छोटा सा साइज होता है, बहुत ही इसका प्यारा सा एक कलर होता है, बहुत ही टच करने में भी बहुत अच्छा इसका टेक्सचर होता है, बनावट इसकी बहुत अच्छी है, अखरोट की तरह इसका स्वाद आता है। बाकी सब जो है व्यंजनों के साथ इसको उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जम्मू कश्मीर में, इसलिए इसको जीआई टैग दिया है। दूसरा, रामबन इलाके की एक शहद को दिया है। ये शहद जो है ये अपने बहुत ही मीठे, वैसे तो शहद मीठी ही होती है पर इसका जो स्वाद है वो अद्वितीय कहा जाता है, इसकी वजह से इसको जो है क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में फेमस है, काफी महंगी मिलती है, सुलई हनी, इसे कहते हैं सुलई की शहद। ये यहाँ पे मिलती है, बहुत ही मीठी, जम्मू कश्मीर, जिसको जीआई टैग दिया। अब देखो जीआई टैग जब दे देते हैं ना, तो वो जगह की जो पहचान है वो बढ़ जाती है। अब आपको भी मैंने सुलई हनी के बारे में बताया, अब आप लोगों के मन में भी आएगा कि यार इसमें ऐसा क्या खास है, कभी हम जम्मू कश्मीर जाएंगे तो जरूर इसको चखेंगे। तो वही होता है, यहाँ पर इन चीजों को अलग से एक जो है जीआई टैग मिल जाता है, तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, फेम मिल जाता है। ठीक है भाई, तो ये 2 चीजों को यहाँ पर दिया गया है, ये एक इनकम को बढ़ावा देने में काफी बड़ा एक योगदान देगा। जैसे नबार्ड है, वहां पर नबार्ड ने भी इसके ऊपर काफी जो है वो मदद करी है। नबार्ड भी इन चीजों के ऊपर काफी हेल्प करता है और नए नए जीआई टैग्स दिलवाता है। अब बहुत सारे और भी जीआई टैग है जम्मू कश्मीर के जिनको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। जीआई टैग जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वैसे मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार जीआई टैग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, मैं फिर से यहाँ पर बता देती हूँ जीआई टैग के बारे में, कि जीआई टैग जो होते हैं वो एक जगह की पहचान बन जाते हैं। मैंने एग्जांपल्स भी दिया था, जैसे कि मैं बोलूं रसगुल्ला, रसगुल्ला सुन के आपके मन में किसका दिमाग में आएगा? आपके दिमाग में कलकत्ता की पिक्चर बनेगी, क्योंकि वो वहां का, वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस है। इसी प्रकार से मैंने केसर बोला, तो केसर सुनते ही आपके दिमाग में किसकी पिक्चर बनेगी? जम्मू कश्मीर की, क्योंकि वहां पे है बादाम, अखरोट, ये सब सुन के आपके जम्मू कश्मीर का पिक्चर बनेगा। तो इसी चीज को जो वहां की एक फेमस होती है और वहीं का ही बिलोंग करती है, जहां पर उन्हीं का ही एक बड़ा योगदान भी होता है और वहीं पे ही लोगों को उसको इस्तेमाल करना होता है, और बाकी जगह उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, वो उसमें पेटेंट कर लेते हैं, उसे कहते हैं जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक। जो कि किसी भी खाने की आइटम को, किसी भी पहनने की आइटम को, किसी भी हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प को, औद्योगिक उत्पाद को, वाइन को, स्पिरिट को, किसी को भी दिया जा सकता है, जो कि 10 सालों के लिए दिया जाता है। अगर इसके आगे आपको 10 सालों के लिए इसको और बढ़ावा देना है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना। क्वालिटी रेपुटेशन उसकी बढ़ जाती है, और कभी भी उसके वहां पर कोई टूरिस्ट विजिट करता है तो वो जरूर उसको चखना चाहेगा, क्योंकि उस जगह की वो पहचान होती है। ठीक है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। डब्ल्यूटीओ के तहत हमने इसको स्टार्ट किया था, पहला प्रोडक्ट हमने 2004 में दिया था, जो कि किसको? दार्जिलिंग की चाय को। बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग की चाय, साथ ही साथ कुल्लू की भी चाय बहुत फेमस है। तो ये जो है चाय वगैरह इन सबको भी दिया जा चुका है। तो ऐसी इवन एक चप्पल को भी दिया गया है, सुना है आपने? कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र की, क्योंकि वहां पे कोल्हापुर एक जगह आती है, तो वहां को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ऐसे किसी भी आइटम को हम जीआई टैग दे सकते हैं। पेंटिंग को भी दे सकते हैं, जैसे कि वर्ली पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, जो आप देखोगे दिल्ली मेट्रो में बहुत जगह पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं, वो सब पेंटिंग भी इसी का एक एग्जाम्पल है। या दिल्ली मेट्रो देखो, या आप रेलवे स्टेशन पे देखो, इन्हें हम कहते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग यहाँ पर बेनिफिट बहुत होते हैं। ये हमारी जीआई टैग को अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय में आप रजिस्ट्रेशन करा के उनसे अप्रूवल लेकर के कर सकते हो, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जीआई टैग इस एक जगह की बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में उस जगह की प्रकृति, गुणवत्ता और विशेषताओं के लिए विशिष्ट रूप से जानी जाती है।
तो उनको आप रजिस्ट्रेशन करा के उसका एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी पहचान बन जाएगी, उसको एक्सपोर्ट करने में मदद मिल जाती है। कंट्री की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ना केवल कंट्री की, उस स्टेट के जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, वहां के मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल लोगों को बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि लोकल लोग उससे अपनी इनकम जनरेट करते हैं। और वहां पे पर्यटन उद्योग को भी फायदा मिल जाता है, किसानों की और गैर किसानों की आय में सुधार देखने को मिलता है। समझ गए सभी लोग इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला आता है ऐसे ही आदित्य L1 मिशन। आप सभी लोग जानते हैं इसरो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अभी चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। अभी साथ ही साथ उसके कुछ 10 दिनों बाद यहाँ पर हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। आदित्य वर्ड का मतलब होता है संस्कृत में सूर्य। आदित्य एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूर्य, सूरज, ठीक है, सन। तो आदित्य जो है वो सन का एक मिशन है, जो कि सन के 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर के दायरे में जाकर के इसरो अपनी एक ऑब्जर्वेटरी लगा करके स्टडी को, सन को जांचेगा। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है, जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य नाम क्यों रखा गया आपको बता दें, क्योंकि इसका अर्थ होता है आदित्य। आदित्य का अर्थ ही अपने आप में एक सूरज होता है। ये पूरा जो एक पूरा PSLV होगा जिसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, ये L1 लेग्रांजे पॉइंट पे जाके प्लेस कर दिया जाएगा, जो कि हमारे अर्थ से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वहां पे उसको करके हमारी पूरी कॉन्टिन्यूसली नजर रख सकते हैं सन की पूरी गतिविधियों के ऊपर, सन को पूरा स्टडी करेगा। आज से पहले सन के ऊपर पहुंचने वाले नासा और ईएसए रही है। नासा नेशनल स्पेस एरोनॉटिक्स यूएसए का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। और नासा और ईएसए की एक अलग से सैटेलाइट प्लेस की जा चुकी है सन के पास, जिसका नाम है सोहो, सोलर एंड हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है। और उसी के साथ में इंडिया को भी यहाँ पर अब मौका मिलेगा, इसरो का भी वहां पे झंडा लहराया जाए। तो आदित्य L1 को जो है 7 पेलोड से सुसज्जित किया गया है, जो यहाँ पर जो है पूरी एक दूर से भी एक्सरे यूवी रेस को यहाँ पर कलेक्ट करके हमें जानकारी पूरी दे सकते हैं। ये पूरे सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, आउटरमोस्ट लेयर, कोरोना, सब पे जांच करेगा। पूरे अंदर से बाहर पूरे सन को जांच करेगा, और सारे के सारे उनका प्रकाश, उसका तोप, वो हर चीज के बारे में हमको जानकारी दे सकता है, ठीक है भाई। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि सन की पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर के आनी, केवल बाहरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर के यहाँ पर अपना वर्ल्ड में नाम बनाना है। अगला लास्ट आर्टिकल है हमारा, जो हम लोग यहाँ पर पूरा अपशिष्ट जल है, वेस्ट वाटर होता है, उसको कैसे संभाल रही है। हम लोगों को जो है एक यूएन की रिपोर्ट आई है, इसी के ऊपर बात करेंगे हम लोग। यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूएन की एजेंसी, एनजीओ सब आगे बढ़ करके जो पूरा गंदे पानी से पॉल्यूशन हो जाता है उसको रोकेंगे कैसे। जो भाई जितना भी मल मूत्र, मल कीचड़, रसोई का, नहाने का, अस्पतालों का, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनका पानी हो गया, इंडस्ट्रीज के जो गंदा पानी निकल के आता है वो हो गया, जो या फिर एग्रीकल्चर, कृषि से निकल के आता है, वो सारी चीजों को हम संभालेंगे कैसे। वेस्ट वाटर तो वो हो गया, सारा गंद हो गया, सारा पानी हो गया, काला पानी हो गया। तो ये काला पानी संभाला कैसे जाता है, इसको भी तो संभालने की पूरी पूरी जरूरत है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों के ऊपर एक रिपोर्ट आई है यूएन के एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP की तरफ से, क्योंकि हमारा SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है, वो भी यही बोलता है कि हमें क्या करना है, पानी को साफ करने की जरूरत है, इकोसिस्टम को साफ करने की जरूरत है। तो उसी के लिए इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि जितना भी गंद पानी आता है, अपशिष्ट आता है, गंदा पानी आता है, उसके उस सारे पानी का सिर्फ 11% ही आप साफ कर पाते हो, बाकी सारा का सारा पानी पर्यावरण में शामिल हो जाता है। इतना जबरदस्त बचा हुआ परसेंटेज, वो सब जो है वो वेस्ट पानी का, और ज्यादा वेस्ट में सही पानी में मिल जाता है। समझ रहे हो? आप उर्वरकों का इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइजर्स का, वो भी वहां पे इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि ये जो गंदा पानी होता है, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हमारा जो है कच्चा संसाधन बनते हैं, पेंट बनता है, रबड़ बनता है, कीटनाशक बनते हैं, बायोडीजल, पॉलीमर, कागज बनता है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं, फायर से जुड़े हुए अग्निरोधक बनते हैं।
जल रोधक कपड़े बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, कच्चा माल बनता है। तो अगर हम इसको अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चीजें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिपोर्ट ने ये बताया कि इसका सही से आज भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इंडिया में जो है सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात एक बहुत बड़े मैनेजमेंट की कमी है। सेंट्रल, स्टेट और लोकल पंचायत जो होते हैं वो सब आपस में मिलके काम नहीं करते हैं, एक टारगेट नहीं रखते हैं कि हमें किस तरीके से इसको दोबारा से पुनः इस्तेमाल करना है। पुनः उपयोग के ऊपर कोई तरीके से तैयारी जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है यहाँ पर, इसको वेस्ट वाटर के लिए, ठीक है, सीवेज वाटर के लिए। आज के हमारे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मत्स्य शब्द कहीं पर भी आए दिमाग में रखे गया है, मछलियों के पालन की बात कर रहा है। मत्स्य वर्ड याद कर लो, मत्स्य का यहाँ पर अर्थ होता है मछली पालन। तो ये मत्स्य संपदा योजना जो कि 2020 में हमारी मत्स्य पालन जो इंडस्ट्री है मंत्रालय उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें यहाँ पर क्या करना था, 5 सालों के लिए इस पूरे को इम्प्लीमेंट करना था। और फिशरी सेक्टर जो है हमारा उसको आगे इम्प्रूव करना था। ठीक है, क्या इम्प्रूव करना था इसके अंदर, मत्स्य पालन में नीली क्रांति लेकर के आनी थी। ठीक है, मत्स्य के पूरे मामले में हमें सतत बनना था, आपस में इनकी मीटिंग्स होती है। मतलब कि जो मछुआरे हैं और जो हमारे पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, इनकी जो इनकम है ना उसको 2 गुना कर देना है, इनकम को 2 गुना करना है। जो भी मछुआरे तट पे रहते हैं, पानी के पास वाले इलाकों में रहते हैं, उनके लिए सरकार ने सागर मित्र करके ऐप भी लॉन्च करी है। 20,000 करोड़ रुपए तक का निवेश दिया है, ताकि हर एक मत्स्य पालन के क्षेत्र में टिकाऊ एक उनको जो इनकम है ना वो दी जा सके। लोग इस पे बहुत डिपेंड करते हैं, हमारे भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा मछलियों पे डिपेंड करता है, उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। तो अगर हम मछली उत्पादन में सरकार की तरफ से नीली क्रांति करके सहायता देते हैं तो हम लोग, भारत जो है वो विश्व में समुद्री खाद्य पदार्थ के लिए, जो मछली भी जिसमें आती है उसमें हम टॉप कर सकते हैं, जिसे हम सी फूड कहते हैं। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। तो वही एक पूरी नीली क्रांति को जो है मत्स्य पालन क्षेत्र की बात यहाँ पे की जा रही है, मछुआरों के लिए, उनके लिए एक भोजन सुनिश्चित करना, रोजगार सुनिश्चित करना। समझ गए भाई बात को, ये पूरी की पूरी स्कीम क्लियर है भाई, सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई है, पढ़ सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी यहाँ पर 20,000 करोड़ का सरकार ने पैसा दिया है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, सागर मित्र को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखेंगे, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, इसके संबंध में है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि सेस और डिपॉजिट्स हमें कैसे यहाँ पर कलेक्ट करने होते हैं। अब एग्रीकल्चर को आपने बढ़ावा देना है, हम लोग इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं। तो एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सरकार को जो सेस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो सेस के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर का जो फंड है, सेस है, वहां की जितनी भी एमएसएमईज हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी के लिए है ये दोनों चीजें, सेस इकट्ठा करने के लिए आर्टिकल 270 और 271 के में लिखा भी हुआ है, ताकि हम लोग एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर सकें। तो दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल सही हैं। समझे भाई बात को, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ये भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं हमारे करंट अफेयर से। तो ऐसा इन क्वेश्चंस को लाइट नहीं लेना है, क्वेश्चंस के जो पूछे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही जुड़े हुए होते हैं। तो आप सभी लोगों को इनको भी पढ़ते हुए, लर्न करते हुए चलना है। ठीक है भाई, इनको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी यहाँ तक आपके सारे होते हैं आज का आर्टिकल कंप्लीट। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी आप सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।